विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश, भारतीय इतिहास कर रहे हैं। आज से हम प्राचीन भारत यानी एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें प्राचीन भारत स्टार्ट कर रहे हैं। तो भारतीय इतिहास के प्राचीन भारत में सबसे पहले अतीत काल की घटनाओं, सबसे पहले इतिहास होता क्या है। ठीक है, तो आम भाषा में तो ये बोलते हैं कि ऐसा ही हुआ था, दैट इज इतिहास। पर जब आपने लिखना अतीत काल की घटनाओं, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, ये 4 चीजों पर खास ध्यान देना आपने। किस पर? सामाजिक यानी सोशल, राजनीतिक यानी पॉलिटिकल, सांस्कृतिक यानी कल्चरल और आर्थिक यानी इकोनॉमिक। अतीत काल की घटनाओं, और वो घटनाएं कौन सी? सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक की जानकारी देने वाले शास्त्र को इतिहास कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनानी इतिहासकार व भूगोलवेता हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। और सबसे पहले जिन्होंने इनको इतिहास का जनक कहा था वो थे कौन? सिसरो, रोमन दार्शनिक थे एक सिसरो। कौन थे? उन्होंने कहा था कि हेरोडोटस जो है वो इतिहास के क्या हैं? पिता हैं, जनक हैं। ठीक है, तो यूनानी इतिहासकार व भूगोलवेता दोनों ही चीज हैं, इतिहासकार भी हैं, भूगोलवेता भी हैं। कहाँ के हैं? यूनान के हैं। हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। मैंने कहा किसने कहा? तो रोमन दार्शनिक सिसरो ने कहा उन्हें सबसे पहले। ठीक है, हिस्ट्री अर्थात इतिहास शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हेरोडोटस ने ही किया था। इतिहास शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? हेरोडोटस ने ही किया। हेरोडोटस की जो किताब है वो है हिस्टोरिका। कौन सी है? हिस्टोरिका। ठीक है, एक ये क्वेश्चन बनता है कि हिस्टोरिका किसने लिखी? आंसर हेरोडोटस ने लिखी। हिस्टोरिका से हिस्ट्री बोलते हैं फिर हम आगे चलकर। हेरोडोटस ही प्रथम इतिहासकार था जिसने इतिहास के शैक्षिक महत्व को रेखांकित किया। एक बड़े विद्वान है E.H. कार, वो लिखते हैं कि इतिहास वर्तमान एवं भूत के बीच एक संवाद कायम करता है। कौन कहते हैं ऐसा? E.H. कार कहते हैं कि इतिहास वर्तमान एवं भूत के बीच एक संवाद कायम करता है। ठीक है, अब इतिहास लेखन से संबंधित कुछ तथ्य बता रहा हूं मैं आपको। 1776 में मनुस्मृति का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद ए कोड ऑफ जेंटोलॉज, ए कोड ऑफ जेंटोलॉज नाम से सर विलियम जोन्स ने किया। आपसे मनुस्मृति समझते हो? स्मृति ग्रंथ जो कि हिंदू विधि पुस्तकें हैं, सबसे प्राचीन जो विधि पुस्तक है भारत की वो कौन सी है? मनुस्मृति है। ठीक है, तो मनुस्मृति का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया? आंसर सर विलियम जोन्स ने किया। सर विलियम जोन्स कौन? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के फाउंडर। सर विलियम जोन्स कौन? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के फाउंडर। सर विलियम जोन्स ने मनुस्मृति का जब अनुवाद किया तो उसका नाम क्या रखा? मतलब अपने नाम से रखा ना उन्होंने, तो ए कोड ऑफ जेंटोलॉज, ए कोड ऑफ जेंटोलॉज। ये याद करने वाली चीजें हैं। ठीक है, समझने वाला कुछ भी नहीं है इसमें। 1989 में अभिज्ञान शाकुंतलम, आपको पता है अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखी? कालिदास ने लिखी। कालिदास किसके दरबार को सुशोभित करते थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार को सुशोभित करते थे। गुप्त सम्राट। अरे भाई, चंद्रगुप्त मौर्य अलग है। चंद्रगुप्त फर्स्ट और चंद्रगुप्त सेकंड हम पढ़ते हैं गुप्त में, मौर्य में पढ़ते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, वो बिफोर क्राइस्ट में है। जिनके गुरु कौन है? आचार्य चाणक्य हैं। कौन है? आचार्य चाणक्य। वो सिकंदर का समकालीन है चंद्रगुप्त मौर्य। हम बात कर रहे हैं किसकी? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की। तो एक चंद्रगुप्त फर्स्ट हुआ गुप्त में, एक चंद्रगुप्त सेकंड हुआ। चंद्रगुप्त सेकंड को ही क्या बोलते हैं? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बोलते हैं। 14 विक्रमादित्य हुए टोटल इतिहास में। कितने? 14वें नंबर का जो विक्रमादित्य है वो हेमचंद्र विक्रमादित्य है। कौन है? कौन हेमचंद्र विक्रमादित्य? वो जो रेवाड़ी की सड़कों पे कभी नमक बेचा करता था और जिसने अकबर के साथ सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में भाग लिया, जिसको बैरम खान ने क्या कर दिया? पराजित कर दिया। जिसकी आंख पर तीर लगा, हाथी की पीठ पर बैठा था, लड़ रहे थे, जीत रहा था, अचानक से नहीं, क्या जो मुगलों की स्ट्रेटजी थी वो क्या थी? धोखे से क्या करना? हमला करना। धोखे से हमला कर दिया, मूर्छित होकर गिर पड़ा, सारी सेना में भगदड़ मच गई। ठीक है, तो बताया जाता है कि अकबर की जो विजय थी वो एक दैवीय संयोग थी। क्या थी? दैवीय संयोग। दैवीय संयोग नहीं था, षड्यंत्र था। उसकी आंख पर जानबूझकर तीर मारा गया, क्योंकि वो जानते थे कमजोरी भारतीयों की, कि जैसे ही हाथी से नीचे गिरेगा राजा, सारे सिपाहियों में क्या हो जाएगी? भगदड़ हो जाएगी।
है ना, चेस का खेल में देखा होगा, राजा मरा तो चेस का गेम खत्म, वैसे ही है। तो भाई सर विलियम जोन्स कौन, सॉरी, अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखी? कालिदास ने, महाकवि कालिदास ने लिखी। गुड, महाकवि लगाना जरूरी है, महाकवि कालिदास ने लिखी। और नवरत्नों में थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 3 नाटक लिखे थे दरअसल उन्होंने, विक्रमो उर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम और मालविका अग्निमित्र। और तीनों प्रणय प्रसंग है, मालविका और अग्निमित्र का प्रणय प्रसंग मालविका अग्निमित्र, राजा पुरुरवा और उर्वशी का प्रणय प्रसंग, क्या क्या नाम बताया था मैंने? विक्रमो उर्वशीयम। उर्वशी जो है वो अप्सरा है, विक्रमो उर्वशीयम में राजा पुरुरवा और उर्वशी का प्रणय प्रसंग है। अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत और शकुंतला का प्रणय प्रसंग, ठीक है। तो 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम व गीत गोविंद का भी अनुवाद विलियम जोन्स ने किया, सर विलियम जोन्स ने ही किया, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वाले सर विलियम जोन्स। अब ये गीत गोविंद कौन है? जयदेव कृत गीत गोविंद। जयदेव किसके कंटेम्पररी हैं? प्रश्न छोड़ा मैंने आपके लिए। जयदेव जो है बड़ा महान ग्रंथ लिखा भाई उन्होंने, गीत गोविंद। किसके दरबार को सुशोभित करते थे जयदेव? साथ में ये भी याद करना है आपने, जैसे मैंने बताया ना, कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार को सुशोभित करते थे। 3 नाटक बताए मैंने, बाकी किताबें नहीं बताई। बाकी किताबें भी हैं उनकी, इनकी कालिदास की, जैसे मेघदूत, यक्ष और यक्षिणी की कथा का वर्णन है उसमें। क्या है? यक्ष और यक्षिणी की कथा का वर्णन है ना। यक्ष को भेज देते हैं कहाँ? पृथ्वी लोक पर, जाओ तुमने कुछ गलत कार्य किया है, पृथ्वी लोक पर जाओ। मैसेज भेजना था, मोबाइल था नहीं, आईफोन था नहीं, कैसे भेजते यक्षिणी को? मेघों को दूत बनाया। क्या बनाया? तो मेघदूत। एक है आपकी कौन सी? ऋतु संहार। एक है कौन सी? कुमार कार्तिकेय की जन्म की कथा, कुमार संभव। कुमार कार्तिकेय के जन्म की कथा का वर्णन किसमें? कुमार संभव में है ना। ये काव्य हैं उनके, किनके? कालिदास के। और क्या लिखा उन्होंने? रघुवंश लिखा। क्या लिखा? राजा रघु, है ना, भगवान राम के पूर्वजों में आते हैं, बहुत सारे हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा आपके लिए कि जयदेव किसके समकालीन थे भाई? लक्ष्मण सेन। किस वंश के लक्ष्मण सेन? चेक करो, चेक करो, किस वंश के लक्ष्मण सेन? किस वंश के लक्ष्मण सेन? सेन वंश के चौथे राजा लक्ष्मण सेन। उन्हीं के दरबार में थे गीत गोविंद के रचयिता जयदेव, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, आगे तो पढ़ना ही हमने। अच्छा जी, फिर क्या हुआ? 1985 में एशियाटिक सोसाइटी के तहत चार्ल्स विल्किंसन ने भगवत गीता का अनुवाद किया। 1785 में, 17 मैंने क्या बोला? हाँ, 1785 में एशियाटिक सोसाइटी के तहत चार्ल्स विल्किंसन ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। ये आईएएस का क्वेश्चन है भाई कभी का। 1787 में हितोपदेश का अंग्रेजी में अनुवाद किया। हितोपदेश किसने लिखी? हितोपदेश ढूंढिए भाई, हितोपदेश किसने लिखी? अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? चार्ल्स विल्किंसन ने किया, जिन्होंने भगवत गीता का अनुवाद किया। भगवत गीता समझते हैं? कितने अध्याय हैं भगवत गीता में? 18 अध्याय हैं। भगवत गीता के लेखक कौन है? भगवत गीता किसने लिखी? हाँ जी बोलिए। जिन्होंने महाभारत लिखी भाई, महाभारत नामक ग्रंथ लिखा उन्होंने, वेद व्यास जी ने लिखी, है ना। तो किस पर्व में है महाभारत के? भीष्म पर्व में है। किस पर्व में है? भीष्म पर्व में है। कौन? भगवत गीता। हाँ जी, तो भगवत गीता नारायण पंडित जी ने हितोपदेश लिखा, बिल्कुल ठीक है। तो अब अगला बता रहा हूं मैं। 1813 में होरेस हेमन विल्सन ने मेघदूत का अनुवाद किया। और मेघदूत मैंने आपको बता दी कालिदास, महाकवि कालिदास ने लिखी है। किसने लिखी है? और आपको उत्तराखंड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता दूं कि महाकवि कालिदास की जो जन्मस्थली मानी जाती है उत्तराखंड में मानी जाती है कविल्ठा। कहाँ मानी जाती है? कविल्ठा, है ना।
और बताया जाता है कि काली माता जी का मंदिर कहां पर, काली मठ, काली मठ के ही आसपास कबिल्ठा नामक ग्राम में काली महाकवि कालिदास का जन्म हुआ। और वो जो कथा है ना कि काली माँ काली को क्या कर दिया, अपनी जीभ समर्पित कर दी, है ना, बताया जाता है कि काली मठ में की उन्होंने। ठीक है, चलिए अगला मैंने बताया होरेस हेमन विल्सन ने मेघदूत का अनुवाद किया 1904 में। वी ए स्मिथ, विंसेंट ए स्मिथ, कौन, वी ए स्मिथ ने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया प्रथम पुस्तक की रचना की। अर्ली हिस्ट्री ऑफ, हु रोट द बुक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आंसर वी ए स्मिथ, विंसेंट ए स्मिथ। ठीक है, ये नाम सुना है आपने वी ए स्मिथ का नाम कहीं पर, कहां पर सुना है, जरा मुझे बताओ तो। समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन किसने कहा है, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा है, विंसेंट ए स्मिथ ने कहा है, वही वी ए स्मिथ। क्या लिखते हैं, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखते हैं। नेपोलियन से तुलना कर रहे हैं किसकी, समुद्रगुप्त की। नेपोलियन ठीक है योद्धा था, लेकिन वाटरलू के फील्ड में हार गया था। समुद्रगुप्त कभी नहीं हारे। समुद्रगुप्त की 100 विजयों का उल्लेख करता है कौन, हरिसेन, उनका दरबारी कवि हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति में करता है। प्रयाग प्रशस्ति कहाँ है, प्रयागराज में, इलाहाबाद में। कहां पर है, अब वो लाल किला बनाया था एक अकबर ने वहां पर, कहां पर, इलाहाबाद का लाल किला, वहीं अगल बगल कहीं रखी हुई है। अब वहीं अगल बगल किस पे लिखी हुई है, तो अशोक के स्तंभ पर लिखी हुई है। हरिसेन ने किस पर लिखा, अशोक के स्तंभ पर लिखा। तो अशोक के स्तंभ पे सबसे पहले अशोक का अभिलेख है, उसके बाद रानी कारुवकी का अभिलेख है, उसके बाद हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति है, और उसके बाद जहांगीर ने भी कुछ लिखा है उस पर। ठीक है, मतलब उस खंबे पर, यानी वो पिलर एडिक्ट जो है उसमें 4 लोगों के लेख मिलते हैं। किस किस के, 1 इज अशोक, नंबर 2 कारुवकी, या चारुवकी भी बोलते हैं कई बार, रानी, जो रानी का अभिलेख भी बोलते हैं उसको। नंबर 3 पे लिखा हरिसेन ने। किस शैली में लिखा, आईएएस वालों ने पूछा, ये नहीं पूछा किसने लिखा, किस शैली में लिखा, चंपू शैली में लिखा। किस शैली में लिखा, चंपू शैली। ठीक है, चौथे नंबर पे जहांगीर ने लिखा उसमें। किसने लिखा, जहांगीर। ठीक है, तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया का राइटर अब याद रहेगा आपको, विंसेंट स्मिथ, जिसने गलती से, भाई अब ऐसा बोल नहीं सकते वैसे, लेकिन नेपोलियन वाटरलू के फील्ड में हार गया था। समुद्रगुप्त कभी नहीं हारा। 100 विजयों का उल्लेख करता है कौन, हरिसेन। इसलिए एक विजेता की तुलना एक हारे हुए व्यक्ति के साथ नहीं करनी चाहिए, पर चलो कर दी उन्होंने, बाहर के थे तो उनके पास वही उदाहरण थे। ठीक है, 1924 में केपी जायसवाल ने हिंदू पॉलिटी की रचना की। किसकी, केपी जायसवाल हिंदू पॉलिटी की रचना की। डीडी कौशाम्बी ने एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री की रचना की, जो बाद में एंशिएंट इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन हिस्टोरिक आउटलाइन नाम से प्रकाशित हुई। ये सारे क्वेश्चन बने हुए हैं अपने समय में। उत्तर प्रदेश पीसीएस के पेपर उठा के देखना कभी, या यूपीएससी के उठा के देखना, वहां पर आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि एंशिएंट इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन हिस्टोरिक आउटलाइन नाम से जो पुस्तक प्रकाशित हुई थी, उसकी रचना किसने की, आंसर डीडी कौशाम्बी ने। और एक बार ये पूछा कि उसका पहला नाम क्या था, तो एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, आंसर डीडी कौशाम्बी। डीडी। हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र की रचना किसने की, आंसर पीवी काणे ने की। किसने की, पीवी काणे। हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र की रचना किसने की, आंसर पीवी काणे। तो इस प्रकार के प्रश्न उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेंगे, यूपीएससी में देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, अच्छा कुछ मैं आपको जगह बता रहा हूं, जैसे भीमबेटका यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। भीमबेटका कहां पड़ता है भाई, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में भोपाल के समीप। भोपाल 2 नदियों के बीच में है, पार्वती और बेतवा, पार्वती और बेतवा, याद करने के लिए बोल रहा हूं बेटवा, बट बेतवा बोलते हैं नदी को। किसको, ये भी क्वेश्चन बना बार बार, भोपाल किन 2 नदियों के बीच में, पार्वती और बेतवा के समीप जो भीमबेटका है, पूरा पाषाण कालीन स्थल से अनेक चित्रित गुफाएं, शैलाश्रय यानी चट्टानों से बने शरण स्थल और अनेक प्रागैतिहासिक कलाकृतियां प्राप्त हुई। तभी वीडियो देखना। अभी तो बेरोजगार हो, धन तो होगा नहीं इतना कि मध्य प्रदेश घूम के आ सको, पर है तो घूम के आना और अनुभव करना कि आज से हजारों साल पहले हमारे पूर्वज क्या करते थे, गुफाओं में निवास करते थे, शैलाश्रयों में निवास करते थे, खाद्य का संग्रह करते थे और सुंदर सुंदर चित्र बनाते थे। उस समय के चित्र हैं भाई वो, जिस समय क्या थे, मानव यायावर टाइप था। क्या था,
तो भीमबेटका कहाँ? मध्य प्रदेश, भोपाल के निकट पुरा पाषाणकालीन स्थल, अनेक चित्रित गुफाएं, शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। एक आदमगढ़ एक जगह पड़ती है और एक बागौर एक जगह पड़ती है। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ पड़ता है, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में पड़ता है, बागौर राजस्थान में पड़ता है। यहाँ से मध्य पाषाणिक पुरा स्थल के पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। क्या मिलते हैं? यानी 5000 ईसा पूर्व भी लोग क्या कर रहे थे? पशुपालन कर रहे थे। उसके साक्ष्य कहां से मिलते हैं? आदमगढ़ और बागौर से मिलते हैं। आदमगढ़ मध्य प्रदेश, बागौर राजस्थान। लेकिन अगर पूछ लिया कि भैंस पालन का प्राचीनतम साक्ष्य, तब आपने बोलना मेहरगढ़। तब क्या बोलना है? मेहरगढ़। कहां पड़ता है मेहरगढ़? पाकिस्तान में पड़ता है। भैंस पालन का प्राचीनतम साक्ष्य है मेहरगढ़। ठीक है। अच्छा, एक जगह पड़ती है बुर्जहोम और एक जगह पड़ती है गुफकराल। क्या पड़ती है? बुर्जहोम और गुफकराल। तो कश्मीरी नवपाषाणिक पुरा स्थल से गर्तावास यानी गड्ढे वाले घर, कृषि तथा पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। अब बनाने लगे मकान ऐसे ना, 1 मंजिल, उसके ऊपर 2 मंजिल। पहले जो मनुष्य था वो गड्ढे बनाकर रहता था। कैसे रहता था? खड्डा बनाकर रहता था। कभी जंगल में फंस जाओ, कहीं ऐसी जगह पर फंस जाओ, तो खड्डा खोद के क्या करना? रहना। तो जल्दी से जो जंगली जानवर होगा वो आप पर क्या नहीं करेगा? हमला नहीं करेगा, क्योंकि बड़ा चालाक होता जंगली जानवर। उसको पता है अगर मैं एक बार गड्ढे में चला गया तो आप तो आ जाओगे सीढ़ी से, रस्सी से, वो थोड़े आएगा। उसके खुद थोड़े पकड़ पाते हैं रस्सी को या सीढ़ी को। समझ में आया? इवन अगर आपके वॉश बेसिन में छिपकली गिर जाए, वो सिंक में, वो बाहर नहीं आ पाती है। ऐसे और जानवर भी हैं, तो बड़े चालाक होते, तो हमला नहीं करते। तो पहले गड्ढे बनाकर रहता था मनुष्य। तो कश्मीर में बुर्जहोम और गुफकराल से गर्तावास, क्या गर्त मतलब खड्डे वाले घर के क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं। पशुपालन भी करते होंगे, साथ में कृषि भी करते होंगे थोड़ी बहुत। ठीक है। फिर एक जगह पड़ती है चिरांद, बिहार में पड़ती है चिरांद। यहां से क्या मिला है? नवपाषाणिक पुरा स्थल, जहां से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। किसके उपकरण? हड्डी के उपकरण। ठीक है। तो हड्डी के उपकरण कहां से प्राप्त हुए हैं? आंसर चिरांद, बिहार से प्राप्त हुए हैं। एक है पिक्कली हल। क्या? पिक्कली हल कर्नाटक में पड़ता है जगह। नवपाषाणिक पुरा स्थल, शंख के ढेर और निवास स्थान दोनों ही पाए गए हैं। शंख के ढेर और निवास स्थान। ठीक है। एक जगह पड़ती है मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। कहां पर है? बलूचिस्तान में है। नवपाषाणिक पुरा स्थल से कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य। कृषि के भी प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं? आंसर मेहरगढ़ से मिले हैं। और भैंस पालन का प्राचीनतम साक्ष्य भी कहां से मिला? मेहरगढ़ से मिला है। ठीक है। नवपाषाणिक प्राचीनतम बस्ती और कच्चे घरों के साक्ष्य भी मिले हैं मेहरगढ़ से। नवपाषाणिक प्राचीनतम बस्ती एवं कच्चे घरों के साक्ष्य। दरअसल क्या है कि जब इतिहास को आप ढंग से पढ़ते हो ना, तो जब आप कभी मौका मिलेगा, माना आपको हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चलो वो तो पाकिस्तान में चले गए, वहां नहीं जाते आप, धौलावीरा, जब आप ऐसी जगहों पर जाओगे ना, तो बहुत देर तक आप आश्चर्य करोगे। क्या करोगे? एक आम आदमी जिसकी जो इतिहास का स्टूडेंट नहीं है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये क्या चीज है। लेकिन तब आप सोचोगे, क्योंकि आपको पता है बिफोर क्राइस्ट, हजारों साल पहले ये बस्तियां क्या थी? यहाँ पर थी। यहाँ पर लोग क्या थे? रहते थे। और क्या गजब का पैटर्न था उन लोगों का। और फिर आपको थोड़ा सा वैराग्य सा प्राप्त होगा कि देखो, क्या आज से 7000 साल पहले, 8000 साल पहले क्या लोग यहाँ रहते होंगे। राज देखो खोद के निकालना पड़ रहा है इनको, उनके मकानों को। लोग कहाँ मिलेंगे भाई? हड्डियां मिलेंगी, है ना। ठीक है। पुरापाषाण काल के मनुष्य मुख्यतः निग्रिटो जाति के थे। ये क्वेश्चन बना हुआ है, किस जाति के थे? निग्रिटो जाति के थे पुरापाषाण काल के मनुष्य। मध्य पाषाण कालीन मिली समाधियों में मानव अस्थि पंजरों के साथ साथ कुत्ते के भी अस्थि पंजर मिले हैं। कुत्ते को भी दफनाया गया है। किसके साथ? मनुष्य के साथ साथ। यानी उस जमाने में भी कुत्ता क्या था? पालतू पशु था और प्रिय था लोगों को। ठीक है। तो कुत्ते की जो जगह होती है वो दहलीज पर होती है, ध्यान रखें, बेड में नहीं होती उसकी। ठीक है। ये नहीं कि उसको अपने साथ सुला रहे हैं आप। कुत्ता किसके लिए है? रखवाली के लिए होता है। उसको भोजन दीजिए, उसको सारे इंजेक्शन लगाइए, और बोवाइन डिजीज से संबंधित जो होते हैं। बट ऐसा भी मत करो कि बस जीना मरना संग। उस जमाने में भी थे देखो लोग।
अब थोड़ा मैं मानव उद्विकास के बारे में बता रहा हूं। मानव उद्विकास में जीवों की उत्पत्ति के विषय में 1859 में चार्ल्स डार्विन ने, किसने, बड़े वैज्ञानिक हैं चार्ल्स डार्विन, इन्होंने अपनी एक किताब लिखी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यानी जीवों की उत्पत्ति में मानव को उद्विकास का परिणाम बताया है। किसने? चार्ल्स डार्विन ने 1859 में जीवों की उत्पत्ति के विषय में अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यानी जीवों की उत्पत्ति में मानव को उद्विकास का परिणाम बताया। चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत प्राकृतिक चयन तथा योग्यतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत को अन्य प्रजातियों के साथ साथ मानव प्रजाति पर भी लागू करते हैं। क्या करते हैं? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वही सर्वाइव करेगा जो फिट होगा। क्या होगा? अकाल पड़ जाए अभी, माना भगवान ना करे, कौन जिएगा? कौन जिएगा? जो फिट होगा। कौन मरेगा? जो अनफिट होगा। ऑलरेडी जो पहले से ही क्या कर रहा हो, फास्टिंग पे हो या उस पर हो, क्या डाइटिंग पर हो, और अचानक पता चला कि अकाल पड़ गया, और अकाल पड़ गया और क्या हो गया, अब कुछ नहीं मिलेगा भाई खाने के लिए, तो समझ लीजिए फिर सबसे पहले वही मरेगा। कौन? ठीक है? या जो अनशन, आमरण अनशन पर बैठा हो, तो आमरण अनशन पर जब वो बैठा है तो उसे उम्मीद तो है यार कि कितने दिन, 21 दिन, 22वें दिन, 25वें दिन कभी ना कभी खाना मिल जाएगा, और 21वें दिन जब वो बैठा हुआ अचानक खबर आ गई कि अकाल पड़ गया भाई, अब कुछ नहीं मिलेगा खाने को, तब समझ लो, तब वो भूख से नहीं मरेगा, पहले दिमाग से मरेगा। किससे? क्योंकि हमारा मस्तिष्क जो है ना वो हमें बताता है, हमें जमा करने के लिए बोलता है। इतनी डाइट थोड़ी होती है जितना हम खाते हैं, शरीर को तो बहुत कम चाहिए, एक फुल्का काफी है, 2 फुल्के काफी है, पर शरीर कहता है कि पराठे बनाओ और क्या करो, अधिक से अधिक उनको खूब खाओ। ठीक है? पानी है, जैसे पानी इतनी आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अगर पता चल गया पानी नहीं है तो क्या बोलेगा दिमाग, पियो कि खूब खूब कंज्यूम करो कि पानी, 2-2 लीटर की बोतल क्या करो, निपटा डालो एक बार। चलो जी, तो ये कहां से आया? ये दरअसल तब आया जब हम विकास की उसमें थे, कभी चूहा मिलता था, कभी हाथी मिलता था, तो प्रकृति ने उसी हिसाब से क्या कर दिया, जमा करने की प्रवृत्ति रख दी। चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत प्राकृतिक चयन तथा योग्यतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत को अन्य प्रजातियों के साथ साथ मानव प्रजाति पर भी लागू किया जाता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यूपीएससी में भी वही सर्वाइव करेगा जो फिट होगा। क्या होगा? फिट होगा। एक दुखद घटना, ऋषिकेश में कोई यूपीएससी एस्पिरेंट मेरे ख्याल से असफल हुआ, उसने सुसाइड कर दिया। बहुत समय पहले एपीजे कलाम भी आए थे। कौन आए थे? एपीजे कलाम भी सुसाइड करने आए थे। विंग्स ऑफ फायर के लेखक और राष्ट्रपति एपीजे कलाम एयरफोर्स की एसएसबी में आउट हो गए। क्या हो गए? और कहा आ गए? ऋषिकेश में, सेम जगह पर आत्महत्या की उस बालक ने जो यूपीएससी में क्या हुआ, फेल हुआ। वह अंतर इतना है कि जब वो एपीजे कलाम घूम रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि अब जंप मारना है, तो डिवाइन लाइफ सोसाइटी के जो फाउंडर थे डॉक्टर स्वामी शिवानंद, वो मिल गए उन्हें। किनको? एपीजे कलाम को। तो उन्होंने कहा बेटा क्या कर रहा है यहाँ पर? तो उन्होंने बताई, अपने दुखड़ा रोया भाई कि ऐसा ऐसा एसएसबी आउट हो गया मैं तो एयरफोर्स से, और क्या है, मरने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? तो स्वामी जी थे भाई, स्वामी जी ने 2 शब्द कहे, कुछ बताया होगा, कहा जाता है कि उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। किसने? तो सबको नहीं मिलते हैं स्वामी जी, लेकिन प्रयास करें। अगर आपको कोई दिख रहा है इस प्रकार बेचैन सा कोई व्यक्ति दिख रहा है या कोई डिप्रेशन में दिख रहा है, तो उसको जरूर समझाएं थोड़ा बहुत। आप तो नहीं समझा पाओगे स्वामी जी जैसा, लेकिन जितना भी हो सकता है समझाएं कि जीवन, मानव जीवन जो होता है ज्यादा बड़ा होता है। यूपीएससी बहुत बड़ी चीज नहीं है, या ये लोक सेवा आयोग के पेपर या ये सरकारी नौकरियां, ये जीवन से बड़ी नहीं है भाई। ठीक है? चलो, तो मानव को उद्विकास का परिणाम बताया, सिद्धांत प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत। ठीक है? आज से लगभग इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, कितना हो गया भैया, 20 लाख बीसी से 10,000 बीसी के मध्य प्राइमेट से मानव का उद्विकास हुआ। किससे? प्राइमेट को याद करना आपने। किससे? मानव का उद्विकास किससे हुआ? आंसर प्राइमेट से हुआ। किससे हुआ? प्राइमेट से हुआ। ठीक है? उसके बाद लगभग 26 लाख
बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व के आसपास प्राइमेट से ऑस्ट्रेलोपिथेकस के रूप में प्रथम होमोनिड का उद्भव हुआ। ऑस्ट्रेलोपिथेकस को याद करना है भाई आपने, किसको? अब देखो जो जूलॉजी बॉटनी वाले होंगे उनकी तो समझ में आ जाएगा, जूलॉजी वालों की समझ में, कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्या हुआ, होमो हैबिलिस क्या हुआ, होमो इरेक्टस क्या हुआ, निएंडरथल मानव क्या हुआ। थोड़ा सा आपने एक चार्ट पढ़ना है पहले। क्या करना है? मानव विकास प्रारूप जो होता है ना, एक चार्ट पढ़ना होता है कि उप प्रकार, प्रजाति, मस्तिष्क का आकार, उपकरण, विशेषताएं कौन थे। तो जैसे पहले क्या था? ऑस्ट्रेलो अफ्रीकेनुस था। कौन था? ऑस्ट्रेलो अफ्रीकेनुस। एक था रोबस्टस, एक था जेजोनोथ्रोपस। कौन था? जेजोनोथ्रोपस। तो उसमें जो प्रजाति थी वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थी, 26 लाख ईसा पूर्व। कब? उसके मस्तिष्क का आकार 450 से 500 सीसी का था, खाली 450 से 500 सीसी का। लेकिन यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि सबसे ज्यादा सीसी किसके दिमाग, मतलब किसका दिमाग था? क्रो मैग्नन का था। आगे चलकर पढ़ेंगे। अभी मैं बता रहा हूं कि जो चार्ट पढ़ते हैं आप, वो था 1300 से लेकर 1600 सीसी का। अब अपने दिमाग का निकालना कितना है आपका। क्रो मैग्नन का 1300 से 1600 सीसी था। अब जो होमोसेपियंस हैं वो कितने सीसी का रखते हैं? चेक करो, नेट पे चेक करो कितने सीसी का है भाई मस्तिष्क का आकार। कहावत भी है ना, सिर बड़ा सरदार का, पैर बड़ा गंवार का। बड़ा सिर होगा तो क्या, जरूरी नहीं होता है कि बड़ा सिर होने से बुद्धिमान होगा, लेकिन बोलते हैं ऐसा। 1300 से 1600 सीसी क्रो मैग्नन। चलो जी, तो अब ये उपकरण क्या प्रयोग करता था? पेबल उपकरण, नदियों के बहाव से निर्मित जो पेबल उपकरण थे उनका प्रयोग करता था। शाकाहारी था, दक्षिण पूर्वी अफ्रीका तक सीमित था। कौन? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अब दूसरे नंबर पे पढ़ते हैं हम होमो हैबिलिस। कौन पढ़ते हैं? होमो हैबिलिस। 20 लाख साल बिफोर क्राइस्ट, 20 लाख बिफोर क्राइस्ट। इसका दिमाग जो था वो 700 से 800 सीसी का था। और जो उपकरण प्रयोग करता था, ये ओल्डुआ उपकरण प्रयोग करता था। कौन सा? ओल्डुआ उपकरण प्रयोग करता था। इन्होंने ही सर्वप्रथम उपकरण निर्मित किए। शाकाहारी और मांसाहारी था, छोटे छोटे जानवरों का शिकार करता था, दक्षिण पूर्वी अफ्रीका तक सीमित था। कहां तक? तीसरे नंबर पे हम पढ़ते हैं पिथे। इधर सुनिए, हाँ आप 1400 सीसी का होता है, लेकिन जो क्रो मैग्नन था उसका 1600 सीसी तक का क्या था? मस्तिष्क का आकार था। हमारा जो मस्तिष्क है वो 1400 या 1300 से 1400 सीसी के बीच में होता है। ठीक है, तो अगला मैंने बताया पिथेकैंथ्रोपस, जावा मानव और विकेंसिस। ये होमो इरेक्टस प्रजाति जो है इनकी, वो क्या है? होमो इरेक्टस। उप प्रकार तो ये बता दिए मैंने, 3 उप प्रकार, लेकिन जो इनकी प्रजाति है वो क्या है? होमो इरेक्टस। 850 से 1100 सीसी का इनका दिमाग था। ये हस्त कुठार, क्लेक्टोनी, लेवोलेसियन प्रकार के उपकरण प्रयोग करता था। प्रथम मानव प्रजाति जिसका अफ्रीका से बाहर एशिया व यूरोप तक प्रसार हुआ। अब ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि पहली मानव प्रजाति, क्योंकि जो हमारा पूर्वज है वो अफ्रीका में था पहले। कहाँ था? अब अफ्रीका से बाहर गया, एशिया में आया, यूरोप में आया, वो कौन था? वो यही था भाई, होमो इरेक्टस। कौन था? होमो इरेक्टस। जिसने उपकरण प्रयोग किए सर्वप्रथम, वो कौन था? वो होमो हैबिलिस था, इससे पहले जो हमने पढ़ा। लेकिन जो बाहर निकला अफ्रीका से और कहां गया? एशिया और यूरोप तक गया, वो कौन था? होमो इरेक्टस था। हाथी जैसे बड़े जानवरों का शिकार करने वाला कौन था? होमो इरेक्टस था। इससे पहले वाले तो चूहे पता नहीं, जो छोटे छोटे जानवर होते हैं उनको खाता था। होमो इरेक्टस ही वो था जिसने आग का आविष्कार किया। कौन सा? आग का आविष्कार किया। आज तक 3 ही आविष्कार हुए हैं जिन्होंने चेंज कर दी दुनिया। कौन कौन सी? एक आग, दूसरा पहिया, और तीसरा कंप्यूटर। तीसरा क्या? कंप्यूटर। कंप्यूटर, मोबाइल, सब उसी में ले लो आप। सब बदल डाला उसने, और अभी बहुत कुछ बदलना है। द वर्स्ट इज येट टू कम। आप ऐसे ही बोल सकते हो द बेस्ट इज येट टू कम, और आप ये भी बोल सकते हो द वर्स्ट इज येट टू कम। ठीक है, दोनों चीजें बोल सकते हो। तो आग का आविष्कार किसने किया भाई? होमो इरेक्टस ने किया। ऐसे ही अब चौथे नंबर पे मैं बता रहा हूं निएंडरथल मानव। कौन? निएंडरथल मानव। ये 1.35 लाख बीसी का है, और ये इसका जो दिमाग था वो 1100 से 1400 सीसी का था। ये फलक उपकरण प्रयोग करता था, फलक उपकरण।
ठीक है। और यह कुशल शिकारी मानव था, अपने परिजनों के शवों को दफनाने की क्रिया करते थे। ये लोग क्या करते थे? अपने परिजनों के शवों को दफनाने की क्रिया करते थे। ठीक है। फिर आया भाई कौन? क्रोमैग्नन। ये उपप्रकार बता रहा हूं पहले मैं। क्रोमैग्नन, ग्रिमाल्डी और ब्रोकन हिल, ये होमोसेपियंस सेपियंस 40,000 से 10,000 बीसी, होमोसेपियंस सेपियंस हम। ठीक है। अब इनका दिमाग है 1300 से 1600 सीसी का। तो क्रोमैग्नन का जो मस्तिष्क का आकार था वो सबसे बड़ा था। इसमें जो उपप्रकार में क्रोमैग्नन के मस्तिष्क का आकार सबसे बड़ा था। ये फलक उपकरण, हड्डी और जानवरों के सिंगों से निर्मित उपकरणों का भी प्रयोग करते थे और कुशल शिकारी थे, भाषा और संचार युक्त थे। भाषा आ गई थी इनके पास। अब क्या आ गई थी? मूर्ति, चित्र, संगीत और नृत्य ऐसी कलाओं में परिचित हो गए थे। भारत में भीमबेटका की कलात्मक अभिव्यक्तियां इन्हीं की हैं। इनकी होमोसेपियंस सेपियंस। समझ में आ गया? तो भाई मैंने कहा प्राइमेट्स और ऑस्ट्रेलोपिथेकस के इस मामले में अलग था कि वह 2 पैरों पर चल सकता था। कौन? प्राइमेट और ऑस्ट्रेलोपिथेकस इस मामले में अलग था कि वो 2 पैरों पर चल सकता था। यही होमोनिड धीरे धीरे अनेक मानव प्रजातियों के रूप में विकसित हुए। धीरे धीरे आनुवंशिक परिवर्तन होते गए। मानव में बुद्धि एवं कलात्मक प्रतिभा का विकास हुआ, जो कालांतर में मानव संस्कृति के विकास का कारण बना। क्या बना? मानव संस्कृति के विकास का कारण बना। अब तक प्राप्त साक्ष्यों व निष्कर्षों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रारंभिक मानव का विकास सर्वप्रथम दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका, कहां पर? दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका में हुआ, जहां से मानव जाति का संपूर्ण विश्व में वितरण हुआ। ठीक है। अब जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो हम इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं। एक प्राक इतिहास यानी प्री हिस्ट्री, दूसरा हम पढ़ते हैं आद्य इतिहास यानी प्रोटो हिस्ट्री, और तीसरा हम पढ़ते हैं इतिहास। अब इनमें अंतर पता होना चाहिए। प्राक इतिहास उस इतिहास को बोला जाता है, एक तो 20 लाख से 3000 बीसी तक का जो समय है, बिफोर क्राइस्ट, 3000 बिफोर क्राइस्ट तक का समय जो है वो प्राक इतिहास है। इसमें लिखित साक्ष्यों का अभाव है। क्या है? लिखित साक्ष्यों का अभाव है। पूरा सामग्री पर आधारित है। जो सामग्री मिली है उसी से पता चलता है हमें। कहीं से इंडेक्स मिल गया, कहीं से कुछ। समझ में आ रहा है? इसके अंतर्गत पाषाण युग का अध्ययन किया जाता है। किसमें? प्राक इतिहास के अंतर्गत। प्राक इतिहास मतलब प्री हिस्ट्री के अंतर्गत। अब दूसरा आ गया आद्य इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री में क्या है कि 3000 बीसी से 600 बीसी लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं, लेकिन पढ़े नहीं जा सके। अब एक बार पूछा उन्होंने, इंडस वैली सिविलाइजेशन किस में आता है? तो आंसर आद्य इतिहास में आता है। क्यों आता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन लिपि मिली है भाई, पशुपति शिव की आकृति वाली मोहर मिली है। ठीक है। उसमें एक योग मुद्रा में एक व्यक्ति बैठा है, उसके सिंह पर त्रिशूल जैसी क्या है? आकृति है, और योगासन में बैठा है, योग अवस्था में बैठा हुआ है। उसके दाहिनी ओर हाथी और व्याघ्र हैं, उसके बाईं ओर गैंडा भैंसा है। उसके नीचे, उसके ऊपर 6 शब्द लिखे हुए हैं। वो क्या लिखे वो पढ़े नहीं जा सके। जिस दिन पढ़ने में आ गए तो हो सकता है कुछ पता चले कौन है ये, है ना? तो भगवान शिव बोला जाता है उनको। क्या बोला जाता है? हाँ, ठीक है भाई। योग मुद्रा में बैठे हुए हैं क्योंकि। हाँ जी, बहुत पुराने हैं भगवान शिव। ठीक है। तो वैसे तो शिव एक लिंग रेणुगुंटा एक जगह पड़ती है आंध्र प्रदेश में, वहां से भी कुछ प्राप्त हुआ है भगवान शिव से संबंधित। हाँ जी, चलिए। तो 3000 बीसी से 600 बीसी लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं, लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है। इतिहास 600 बीसी के उपरांत हम क्या पढ़ते हैं? इतिहास पढ़ते हैं। आनंद भी तभी आएगा आपको जब 600 बीसी में पहुंच जाएंगे, तब आनंद आएगा आपको इतिहास पढ़ने में। यहां से लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, उनका वाचन भी हुआ है, उनको पढ़ा भी जा सका है। ये तो समझ में आ गया। ये सब चीजें हैं। तो अब जब हम पाषाण युग पढ़ते हैं, पुरा पाषाण युग पढ़ते हैं, निम्न पुरा पाषाण, मध्य पुरा पाषाण, उच्च पुरा पाषाण, तो ये जब सब पढ़ रहे होते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो कुछ पता नहीं है हमको। विद्वानों ने बोला है कि ऐसा रहा होगा, तो हमने भी कहा है ऐसा रहा होगा। इतिहास हम कब 600 बीसी के बाद जब लिखित साक्ष्य मिले, उन्हें पढ़ा गया, तो वहां से हम आनंद आता है क्या करने में? पढ़ने में।
लेकिन आश्चर्य होता है कब, जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे होते हैं कि यार क्या गजब की सभ्यता थी, पक्की ईंटों के मकान थे, सड़कें चौड़ी थी, हमारी गलियों की तरह नहीं थी। यानी लोग कहना मानते थे, आगे सड़क की तरफ नहीं बढ़ाते थे, ठीक है। नालियां थी, नालियां भी बड़ी गजब की थी, वॉश बेसिन मिले हैं, पता नहीं क्या क्या मिला, कुएं मिले हैं, ठीक है, स्नानागार मिला है, अन्नागार मिला है, क्या नहीं मिला है। नेवले की आकृति मिली है, चांदी का मुकुट मिला है, शंख पर मछुआरे का चित्र मिला है, बहुत सारी स्केल मिले हैं, लिपस्टिक भी मिली है। क्या मिली है? लिपस्टिक भी मिली है, अन्य आभूषण भी मिले हैं, मक्की की आकृति की गुड़िया भी मिली है, बीड्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें, यज्ञ वेदियां मिली हैं। क्या मिली है? कालीबंगा यज्ञ वेदियां मिली हैं, जुते हुए खेत के जुते हुए हल के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो वो सब चीजें आगे पढ़नी है, लेकिन मैंने कहा पुजारी का सिर मिला है तो बोल दिया कि पुजारी का सिर जरूरी है, पुजारी का सिर होगा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा आपको। विद्वानों ने कहा कि पुजारी का सिर है, शॉल लपेटे हुए है, उसके फूल बने हुए हैं, उस शॉल में दाढ़ी रखी हुई, उस पर कंघी कर रखी, उसने ऐसे नहीं कि ऐसे छोड़ रखी, क्या कर रखी? कंघी कर रखी, बिल्कुल कॉम लगा हुआ है उस पर, माथे पर कुछ है, सिर पर भी कुछ रखा हुआ है उसने, पुजारी का सिर बोल दिया हमने, ठीक है। व्रत स्नानागार जो मिला है उसमें गजब की सीढ़ियां हैं, ठीक है। बोल रहे हैं हम कि ऐसे ही धार्मिक आयोजनों में इसका पता नहीं क्यों प्रयोग करते थे, क्या पता गर्मियों में बच्चे नहाते हो, लेकिन विद्वानों ने कहा कि ये ऐसा प्रयोग करते थे, तो मानना पड़ेगा आपको कि ऐसा प्रयोग, अपनी तरफ से नहीं लिख सकते आप। इतिहास वहां से शुरू होगा जब हमें ये बताया जाएगा कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 बीसी, तो 563 बीसी, ठीक है। 483 बीसी में मृत्यु, तो मृत्यु यहां पे कंफर्म हो जाएंगे हम, ठीक है ना। चलिए इतना काफी है अभी, आगे फिर